नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस 12 प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीएससी फर्स्ट सेम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम है वो दो पार्ट्स में पूछा जाता है, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए में वो पूछे जाते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और पार्ट बी में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन यहाँ करवाना यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए हमने क्या किया है कि एक मॉडल पेपर तैयार किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका एक कलेक्शन करके हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। ठीक है, जैसा आपके एग्जाम में पेपर आता है उसी प्रकार पार्ट ए और पार्ट बी में उसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो उस मॉडल पेपर को हमने हमारे 12 प्लस के ऐप पे पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ जाके उन 12 प्लस के ऐप से उस मॉडल पेपर को देख सकते हो और उन जो बी पार्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन है वो हमारे 12 प्लस के वीडियो लेक्चर में अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके उनका सोल्यूशन भी देख सकते हो और उस मॉडल पेपर को भी देख सकते हो। ठीक है, तो आइए हम आज इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि पाइथन अनुपात का मान -1 और 0.5 के बीच में ही क्यों होता है। ठीक है, वाई डज वैल्यू ऑफ द पाइथन रेशियो लाइज बिटवीन -1 एंड 0.5। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि अगर जो पाइथन अनुपात होता है उसकी वैल्यू -1 और 0.5 के बीच में ही क्यों होती है, उसका हमें कारण बताना है या फिर उसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि पाइथन रेशियो होता क्या है। पाइथन रेशियो क्या होता है कि जो हमारी प्रत्यास्था सीमा के अंदर जो अनुदैर्ध्य विकृति और अनुप्रस्थ विकृति होती है उनके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, पॉइसन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो पॉइसन रेशियो को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू होता है बीटा अपॉन एल्फा। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति और अनुप्रस्थ विकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, पॉइसन रेशियो बोलते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पॉइसन अनुपात का मान -1 और 0.5 के बीच में ही क्यों होता है। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक, और उनके बीच में जब रिलेशन पढ़ा होगा तो आपने दो इक्वेशन देखी होगी। ठीक है, जब आपने इनके बीच में रिलेशन देखा होगा तब आपने दो इक्वेशन देखी होगी। एक तो आपने इक्वेशन देखी होगी कि y इक्वल टू होता है, y है ना, यहाँ क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक है, उसकी वैल्यू होती है वो 3 नीटा 3k 1 - 2 सिग्मा के इक्वल होती है। ठीक है, और जो एक इक्वेशन पढ़ी होगी कि y की वैल्यू है वो 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा के इक्वल होती है। ठीक है, आपने ये दो इक्वेशन पढ़ी होगी। जब यंग प्रत्यास्था गुणांक और आयतन प्रत्यास्था गुणांक और अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक के बीच में रिलेशन देखा होगा तब आपने ये दो इक्वेशन देखी होगी। ठीक है, जिसमें यहाँ क्या है, यहाँ y क्या है, y है यंग प्रत्यास्था गुणांक है के हमारा है आयतन प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, नीटा है वो है अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, ये भी वैल्यू y के इक्वल है, ये भी वैल्यू y के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस नीचे वाली इक्वेशन के। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 3k इंटू 1 - 2 सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जो हमारा आयतन प्रत्यास्था गुणांक है और अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक है वो हम जानते हैं कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि वी नाउ दैट नीटा एंड के ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, नीटा और के की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ठीक है, दैट नीटा एंड के वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन जो हमारी सिग्मा है, पाइथन अनुपात होता है, उसकी वैल्यू दोनों संभव है। पाइथन वैल्यू या तो क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी होती है कभी कभार और कभी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दोनों संभव है, पॉजिटिव भी होती है और क्या होती है, नेगेटिव भी होती है। ठीक है, तो हम दो केस की बात करेंगे, एक पॉजिटिव जब सिग्मा की वैल्यू होती है उस टाइम पे क्या होता है, एक नेगेटिव वैल्यू क्या होती है सिग्मा उस टाइम पे क्या होता है। तो अगर मैं पहला केस लूँ, अगर मेरा सिग्मा क्या है
पॉजिटिव है, अगर मेरा सिग्मा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो 1 माइनस 2 सिग्मा है, ठीक है, 1 माइनस 2 सिग्मा है, इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या आनी चाहिए, 0 से ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं 2 सिग्मा को इस साइड में लेके आता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 इक्वल टू 2 सिग्मा। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, सिग्मा है वो हमेशा ही यहाँ से 1/2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिग्मा की अपर लिमिट है वो कितनी आ गई, 1/2 यानी कि 0.5 आ गई, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू हमेशा ही 0.5 से क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। अगर मैं दूसरे वाली केस की बात करूँ, ठीक है, दूसरे वाली केस की बात करूँ तो दूसरे केस में अगर मेरा सिग्मा नेगेटिव है, अगर मेरा सिग्मा नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी 1 प्लस सिग्मा की वैल्यू किससे इक्वल होनी चाहिए, किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता है, मेरा सिग्मा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, सिग्मा मैं इस साइड में रखने देता हूँ, 1 को इस साइड में लेकर आता हूँ तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा की वैल्यू है वो हमेशा ही -1 से तो बड़ी होती है, ठीक है, और 1/2 से क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ से जो सिग्मा है, पाइसन अनुपात है, उसकी जो है वो लिमिट क्या आ गई कि सिग्मा है वो क्या होता है कि -1 से तो ऑलवेज ग्रेटर एंड 0.5 है या फिर 1/2 है, उससे तो क्या होता है, ऑलवेज स्मॉल, ठीक है। तो सिग्मा की जो लिमिट आ गई है वो क्या आ गई है, -1 से 0.5 तक। तो इसकी सिग्मा की जो पाइसन अनुपात की अपर लिमिट होती है वो 0.5 होती है और लोअर लिमिट कितनी होती है, -1 होती है। तो सिग्मा हमेशा ही क्या होता है, -1 और 0.5 के बीच में राइज करता है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिट आ गई। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गैलीलियन रूपांतरण क्या होता है, उसे हमें परिभाषित करना है, ठीक है। डिफाइन दी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि अगर हमें किसी एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति का हमें पता है तो वह रूपांतरण संबंध जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी अन्य निर्देश तंत्र में हम कण की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं, उस रूपांतरण संबंध को हम क्या बोलते हैं, गैलीलियन रूपांतरण बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मैं बात करूं, मेरे पास कोई एक कोई निर्देश तंत्र है, ठीक है, मेरे पास एक और निर्देश तंत्र है, ठीक है, ये इसका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। इसमें कोई पार्टिकल है वो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पार्टिकल की स्थिति है इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस पार्टिकल की जो स्थिति है वो इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष हमें पता है, ठीक है। इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष है वो पार्टिकल की स्थिति है वो कितनी है, ठीक है। इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष हमें पार्टिकल की स्थिति पता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कोई ऐसा रूपांतरण सदिश देखना है, ऐसा एक निर्देश तंत्र देखना है कि जिसके सापेक्ष हम की कण की स्थिति हमें पता नहीं हो इस पार्टिकल की। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष हम उस निर्देश तंत्र में भी उस पार्टिकल की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैलीलियन रूपांतरण बोलेंगे, ठीक है। तो इसके सापेक्ष हमें पता है इसकी जो है वो कितना है, इसका स्थिति सदिश है वो आर वेक्टर है, वो हमें पता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि ऐसा एक निर्देश तंत्र लेंगे जिसके सापेक्ष हमें कण की स्थिति पता नहीं है, तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक और निर्देश तंत्र ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक और निर्देश तंत्र ले लिया, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये तीनों हो गई। अब जैसे मैं इसमें बात करता हूँ तो इसमें क्या है कि ये मेरी जो है नया निर्देश तंत्र है वो एक्स डैश है और ये मेरा जेड डैश है और वाई डैश है, ठीक है। अब देखिए इसके सापेक्ष है वो मेरे कण की स्थिति पता नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसके सापेक्ष मेरी कण की स्थिति मुझे पता नहीं है तो वो मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं आर डैश वेक्टर से, ठीक है। और अब जैसे मेरे को ये जो है ये निर्देश तंत्र है, ये निर्देश तंत्र है, ठीक है। तो दूसरे वाला जो निर्देश तंत्र है पहले वाले निर्देश तंत्र के सापेक्ष किस वेग से, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से क्या हो, मोशन कर रहा हो, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर इसको यहाँ तक पहुँचने में t टाइम लग रहा है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी v इंटू टी हो जाएगी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन ये हो गई। अब जो मेरे को अब इसके जो नए निर्देश तंत्र के जो है नया निर्देश तंत्र है उसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो x डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस
वी एक्स टी और वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा वाई माइनस वी वाई अपॉन टी और जेड डैश इक्वल टू हो जाएगा जेड माइनस वी जेड इंटू टी। तो हम नए निर्देश तंत्र में इस नए निर्देश तंत्र के सापेक्ष इस निर्देश तंत्र की सहायता से हम नए निर्देश तंत्र में किसी कण की गति कण की स्थिति को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के रूपांतरण संबंध को हम क्या बोलते हैं? गैलेलियो रूपांतरण संबंध बोलते हैं। ठीक है, तो गैलेलियो रूपांतरण संबंध की अगर हम डेफिनेशन लिखे तो वो क्या हो जाएगी कि यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति ज्ञात हो तो वह रूपांतरण संबंध जिसके द्वारा किसी अन्य निर्देश तंत्र में कण की ज्ञात की जा सकती हैं तो वह रूपांतरण संबंध गैलेलियो रूपांतरण कहलाता है। तो वह रूपांतरण संबंध क्या कहलाता है? गैलेलियो रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो क्या हो जाएगा कि इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल relative to initial reference frame is known. Initial reference frame is known. Then the transformation relation which by the position of
position of the particle relative to any other inertial ठीक है, यहाँ भी inertial है, ठीक है, any other inertially reference frame can be determined is called Galenian ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो किसी अगर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात है हमें, तो वो रूपांतरण संबंध जिसके द्वारा हम अन्य किसी निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गैलेनियन रूपांतरण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा पर फूको दोलक है, उसका आवर्तकाल कितना होता है? व्हाट विल बी टाइम पीरियड इन फूको पेंडुलम ऑन इक्वेटर। ठीक है, तो फूको दोलक का जो आवर्तकाल है वो कितना होता है भूमध्य रेखा पे, उसे हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो फूको दोलक का आवर्तकाल है t इक्वल टू वो दिया जाता है 24/sin लैम्बडा से। ठीक है, इस प्रकार दिया जाता है। अगर हमें भूमध्य रेखा पे फूको दोलक का आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए बोला जाए, तो इसका मतलब कि इक्वेटर है ना, तो इक्वेटर पे क्या होता है कि जो हमारा लैम्बडा है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि t इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर फूको दोलक का आवर्तकाल कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोलक क्या करेगा, घूर्णन गति करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका आवर्तकाल इनफाइनाइट हो गया है। तो कोई भी फूको दोलक है वो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, उसको इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फूको दोलक है वो भूमध्य रेखा पर दोलक वो क्या करेगा, मोशन करेगा, घूर्णन गति करेगा ही नहीं। ठीक है, अगर ये तो पूछ दिया हमें इक्वेटर पे बात करें, कभी कभार क्या पूछ दिया जाता है कि पोल पर जो फूको दोलक का आवर्तकाल कितना होता है। अगर मैं पोल पे बात करूं तो पोल पे जो लैम्बडा है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं वो 1 होती है। ठीक है, तो अगर पोल पे बात करें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, t इक्वल टू 24/sin लैम्बडा 1 हो जाएगा। तो t इक्वल टू हो जाएगा 24 और। ठीक है, तो ये आवर्तकाल आ गया फूको दोलक का किसी पोल पे जो आवर्तकाल होता है वो 24 आवर्त होता है। और जब इक्वेटर की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो कभी कभार पोल पे पूछ दिया जाता है एग्जाम में, और कभी कभार क्या पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा पर हमारा फूको दोलक होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है, या फिर कभी पूछ दिया जाता है कि ध्रुवों पर जो फूको दोलक होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है। ठीक है, तो आपको दोनों ही ध्यान रखने। तो जो हमारा पोल पे होता है वो तो होता है 24 आवर, और जब हम इक्वेटर की बात करते हैं तो वहाँ होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह है कि समतल प्रगामी तरंग का ऊर्जा घनत्व को परिभाषित कीजिए तथा इसके लिए सूत्र लिखिए। तो समतल प्रगामी तरंग का ऊर्जा घनत्व होता है वो क्या होता है कि किसी तरंग का, समतल प्रगामी तरंग का किसी माध्यम में जब वो तरंग गति करती है तो उसकी इकाई आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम, ठीक है, प्रगामी तरंग का ऊर्जा घनत्व तरंग की
तरंग की गति के कारण किसी माध्यम में इकाई आयतन में संचित ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो इक्वल टू होता है, पहले मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ इसको, द एनर्जी डेंसिटी the energy density of progressive wave is the amount of energy stored in the media due to propagation of वेव। ठीक है, तो किसी वेव का किसी माध्यम में प्रोपगेशन के कारण उसके जो इकाई आयतन में है वो द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारी प्रोपगेशन ऑफ वेव के कारण किसी इकाई आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू एनर्जी स्टोर्ड इन मीडियम। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, वेव के प्रोपगेशन के कारण उसमें किसी इकाई आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेव एनर्जी डेंसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मूला होता है जिसे हम यू से डिनोट करते हैं ये होता है 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसका मात्रक होता है वो जूल अपॉन मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया फॉर्मूला। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला वेग व समूह वेग क्या होता है उसे हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो कला वेग क्या होता है कि किसी तरंग का वह विशिष्ट कला जिस पे वो तरंग क्या करता है, किसी माध्यम में वेग जिस वेग से गति करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कला वेग बोलते हैं। ठीक है, तो कला वेग क्या होगी कि वह विशिष्ट कला किसी तरंग की जिससे वो तरंग क्या करे, किसी माध्यम में जिस वेग से गति करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कला वेग बोलते हैं। और समूह वेग क्या होता है कि जब समान आवर्ती तथा समान तरंग दे देगी, तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो वो क्या करती है, एक तरंग समूह का निर्माण करती है। उस तरंग समूह के वेग को क्या बोलते हैं, हम समूह वेग बोलते हैं। ठीक है, तो इनको डिफाइन करेंगे अलग अलग। पहले हम लिख लेते हैं फेज वेलोसिटी। ठीक है, फेज वेलोसिटी क्या होती है, किसी तरंग की कोई विशिष्ट कला जिस पर तरंग
किसी माध्यम में जिस वेग से गति करती है, किसी माध्यम में जिस वेग से तरंग गति करती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? हम कला वेग बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखे तो क्या हो जाएगा? द स्पीड विथ move wave move in medium with specific phase then the velocity of this wave called फेज वेलोसिटी। ठीक है, तो वो क्या वेलोसिटी क्या कहलाएगी? फेज वेलोसिटी कहलाएगी। और इसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जिसे हम वी पी से लिखते हैं फेज वेलोसिटी, और ये होता है ओमेगा अपॉन के इक्वल होता है। ठीक है, तो के क्या है? वेव प्रोपगेशन वेक्टर है, और ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, इसकी अब हमें बात करेंगे किसकी? समूह वेग की, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी। तो समूह वेग क्या होता है कि जब समान समान आवर्ती समान तरंग दैर्ध्य की तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो वह एक तरंग समूह का निर्माण करती है। वो क्या करती है? एक तरंग समूह का निर्माण करती है। तो उस तरंग के समूह के वेग को हम क्या बोलते हैं? समूह के समूह वेग। ठीक है, तो उस वेग के क्या बोलते हैं? समूह वेग बोलते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो वो क्या हो जाएगा कि व्हेन
when having almost same frequency and same frequency and same wavelength, when a same velocity and same wavelength wave are superimposed, then these are from the group, the velocity of this group called group velocity. ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? ग्रुप वेलोसिटी कहलाती है। तो इसकी वैल्यू होती है, जिसे हम वी जी से डोनेट करते हैं, वो होती है डी ओमेगा अपॉन डी के। तो कभी कभार क्या पूछ दिया जाता है कि ये तो भाई हमें पूछी थी कला वेग और समूह वेग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पूछी थी। तो कभी कभार क्या कर दिया जाता है कि कला वेग समूह वेग की डेफिनेशन ना पूछ के आपको पूछ दिया जाता है कि कला वेग और समूह वेग में क्या रिलेशन होता है, वो पूछ दिया जाता है। तो अगर मैं रिलेशन बताऊँ तो रिलेशन बिटवीन Vp एंड Vg, तो वो क्या होता है कि Vg इक्वल टू होता है Vp माइनस लैम्डा डी Vp अपॉन डी लैम्डा। ये होता है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो कभी कभार Vg और Vp के बीच रिलेशन पूछ दिया जाता है, कभी Vp और Vg की क्या पूछ दी जाती है? डेफिनेशन पूछ जाती है। ठीक है, तो आपको दोनों ही ध्यान में रखनी है। वेलोसिटी पूछी जाए तो डेफिनेशन पूछी जाए तो ये दोनों डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपको पूछा जाए कि इसके बीच में रिलेशन लिखना है तो आपको ये रिलेशन लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरयुक्त दोलित्र के लिए आवृत्ति का सूत्र लिखना है। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडेड स्प्रिंग। यदि किसी स्प्रिंग के साथ हमें क्या जोड़ दिया जाए, कोई मास लगा दिया जाए या फिर बाहर जोड़ दिया जाए, तो स्प्रिंग का जो आवर्तकाल है उसका जो फॉर्मूला हमें देना है। ठीक है, आवर्तकाल का नहीं, हमें आवृत्ति का फॉर्मूला देना है। ठीक है, तो आवृत्ति का फॉर्मूला है, यदि किसी स्प्रिंग से बाहर लोडेड कर दिया जाए या किसी दोलित्र से बाहर लोडेड किया जाए तो उसके लिए आवृत्ति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा F इक्वल टू होता है 1/2 रूट ऑफ K अपॉन M, वेयर K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, M क्या है? यहाँ मास है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि किसी बाहरयुक्त दोलित्र का आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है 1/2 रूट ऑफ K अपॉन M के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घूर्णित पिंड के लिए गति का समीकरण लिखना है। ठीक है, यदि कोई मैं बात करूँ कि ये कोई अक्ष है, ठीक है, फिक्स अक्ष है, उसके विपरीत कोई हमारा पिंड है, वो क्या कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है, तो उसके लिए हमें घूर्णन गति का समीकरण लिखना है। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया कि जो पिंड गति कर रहा है उसकी जो उसका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, वो क्या होता है? मैंने मान लिया J। ठीक है, घूर्णन गति कर रहे पिंड का कोणीय संवेग है वो J है, तथा कोणीय वेग है
वो हमें दिया गया है ओमेगा है। तो जैसे हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, फोर्स का यूज़ करते हैं। जब हम एंगुलर रोटेशन की बात करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, हम फोर्स की जगह क्या यूज़ करते हैं, टॉर्क यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गति का जो सेकंड लॉ होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि dp अपॉन dt किसके इक्वल होता है, f के इक्वल होता है। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, रोटेटिंग मोशन हो रही है, तो इसके मतलब यहाँ क्या करना है, f की जगह टॉ यूज़ करना है, टॉर्क। और जब लीनियर मोमेंटम की जगह अब क्या यूज़ होगा, अब क्या होगा, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम यूज़ होगा, तो j अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ डी जे बाई डी टी। और जे क्या है हमारा, कोणीय संवेग है, डी टी है। ठीक है, उसके बाद हम वी नाउ दैट कि जे इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। ओमेगा तो क्या है यहाँ, कोणीय वेग है, और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो हम जे इक्वल टू क्या रख सकते हैं, जे इक्वल टू रख सकते हैं डी इंटू आई ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई तो बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डी जे अपॉन डी टी। ठीक है, डी जे नहीं, डी ओमेगा अपॉन डी टी बन जाएगा। ठीक है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब ओमेगा क्या है, हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, और डी टी, जब हम डी वी अपॉन डी टी करते हैं तो वो क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है। लेकिन कोणीय एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ, वी नाउ दैट कि डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, एल्फा, जिसे हम कोणीय संवेग कोणीय त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एल्फा रख सकता हूँ, तो आई इंटू क्या हो जाएगा, एल्फा बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, घूर्णन गति का समीकरण कहलाता है। यदि मेरा j इक्वल टू जीरो हो जाए, तो j इक्वल टू जीरो हो गया तो मतलब क्या हो गया, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो मोशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये घूर्णन गति कर रहे किसी कण का समीकरण हो गया। ठीक है, पिंड का समीकरण हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि युग्मित दोलक से आप क्या समझते हो, इसका एक उदाहरण लीजिए। ठीक है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय कपल्ड ऑक्सीलेटर, गिव दी वन एग्जांपल फॉर इट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे मेरे पास कोई दो दोलित्र है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीलेटर है, मेरे पास एक ऑक्सीलेटर ये हो गया और एक एक्सीलेटर ये हो गया। ठीक है, मेरे पास दो ऑक्सीलेटर है, ये P1 है, इसका मास M1 है, और ये P2 है और इसका मास है वो M2 है। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों दोलित्र को क्या कर देता हूँ, एक स्प्रिंग की सहायता से जोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, एक स्प्रिंग की सहायता से जोड़ देता हूँ। तो ये क्या कहलाएगा, अब जो ये ऑक्सीलेटर है, अब क्या कहलाएंगे, ये ऑक्सीलेटर हमारे युग्मित ऑक्सीलेटर कहलाएंगे, यानी कि कपल्ड ऑक्सीलेटर कहलाएंगे। ठीक है, जब दो स्वतंत्र ऑक्सीलेटर को हम क्या करते हैं, किसी स्प्रिंग की सहायता से जोड़ दें, तो इसके बनी जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कपल्ड ऑक्सीलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, यदि किसी दो दोलित्र को किसी स्प्रिंग की सहायता से किसी स्प्रिंग की सहायता से जोड़ दिया जाए, तो इस स्थिति में दोलित्र गति नहीं कर सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, युग्मित दोलक बोलते हैं। ठीक है, मैं अगर इसका इंग्लिश में लिखूं तो क्या हो जाएगा,
कि if the two independent oscillator are coupled with, if two independent oscillator are coupled with a spring, in this situation motion of oscillator is not independent, to each other, these are called कपल्ड ऑक्सीलेटर। तो वो क्या कहलाते हैं? कपल्ड ऑक्सीलेटर कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, किसी दो लित्र को हमें स्प्रिंग की सहायता से जोड़ दे, दो लित्र को, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र गति नहीं कर पाते हैं, तो उस दो लित्र की जो बनी व्यवस्था होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक युग्मित दो लित्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल भी हमें पूछ रखा है, इसका एग्जाम्पल देना है, तो इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, H2O है, ठीक है, CO2 है, ये सब जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किसके उदाहरण है, हमारे कपल्ड ऑक्सीलेटर के उदाहरण है। क्योंकि जैसे H2O में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन को किससे जुड़ रखा है, दो हाइड्रोजन से जोड़ रखा है, और इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें ऑक्सीजन दो इस साइड से जुड़े हुए हैं, तो ये किसके उदाहरण है, हमारे कपल्ड ऑक्सीलेटर के उदाहरण है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, उसे हमें परिभाषित करना है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल के जो अनुपात को हम क्या बोलते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। यानी कि यहाँ से लिखे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल व विकृति के विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो the ratio of longitudinal stress and longitudinal strain in the elastic limit is called
यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, जिसे y से डिनोट करते हैं। ये होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन विकृति। इसको हम एफ अपॉन ए से लिखते हैं। ठीक है, और इसको लिखते हैं डेल एल अपॉन एल से। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा वाई इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू एल अपॉन डेल एल इंटू ए। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि दर्शाइए कि एक फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है, कि सो दैट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिविटी थ्योरी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि रिलेटिविटी थ्योरी क्या कहती है कि m इक्वल टू क्या होता है, m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, m नॉट क्या है, यहाँ रेस्ट मास है। ठीक है, और m क्या है, ठीक है, m नॉट क्या है, यहाँ रेस्ट मास है। ठीक है, तो फोटोन का रेस्ट मास हमें ज्ञात करना है। तो रेस्ट मास होता है क्या, बेसिकली रेस्ट मास होता है कि कोई कण कितना, जैसे विराम में कोई कण है तो उसका जो मास कितना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्ट मास बोलते हैं। ठीक है, तो m नॉट है वो रेस्ट मास होता है, तो m नॉट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, m नॉट इक्वल टू m इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या होता है फोटोन के लिए, c होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि m नॉट इक्वल टू m इंटू 1 माइनस v की जगह मैं क्या रखूँगा, c रखूँगा, तो c स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट, m नॉट इक्वल टू m इंटू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0, तो m नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, तो फोटोन का रेस्ट मास कितना आ गया, 0 आ गया। अब मैंने बात क्या की थी पहले कि फोटोन का जो रेस्ट मास क्या होता है कि कोई रेस्ट में है। ठीक है, तो उसका मास किसी वस्तु का रेस्ट में मास होता है उसे हम रेस्ट मास बोलते हैं। वो वस्तु अगर रेस्ट में है तो उसका जो मास होता है उसे रेस्ट मास बोलते हैं। लेकिन यहाँ मैंने क्या कंसीडर किया है कि जो फोटोन की वेलोसिटी है वो c कंसीडर की। अगर फोटोन है वो प्रकाश जो लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट में तो हो ही नहीं, तो उसकी रेस्ट मास कैसे होगी। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि होता ये है कि जो हमारी फोटोन होता है वो कभी रेस्ट में होता ही नहीं है, वो ऑलवेज क्या करता है, लाइट की वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, अरे उसका रेस्ट मास फाइंड आउट करना है, तो वो अगर वो रेस्ट में होता ही नहीं है तो उसकी रेस्ट मास होगा ही नहीं, वो क्या होगा, उसका वो ऑलवेज क्या करता है, वो लाइट की वेलोसिटी से मूव करता है। तो इसलिए हमें v इक्वल टू सी लेना पड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो रेस्ट मास है फोटोन का वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये आज के हमारे क्वेश्चन है वो समाप्त हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार जो मैंने आपको पहले भी बोला था वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में कि जो ए पार्ट के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बी पार्ट के जो क्वेश्चन है, ठीक है, उनका जो हमारा मॉडल पेपर है वो हमने 12+ के ऐप पे अपलोड कर दिया है। तो आप 12+ के ऐप पे जाके वो मॉडल पेपर देख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर मेरा यहीं समाप्त होता है। आप इसी तरह बने रहिए 12+ के साथ। थैंक यू।